अब प्रेडिकेट पार्ट में देखिए, प्रेडिकेट पार्ट 1 हो चुका है। प्रेडिकेट पार्ट 1 में मैंने पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को समराइज कर दिया था, स्ट्रक्चर बना दिखा करके, बना करके। अब वही रूल बन करके आ रहा है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 बन रहा है, रूल नंबर 1। देखिए पार्ट था प्रेडिकेट रूल 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 में मैंने क्या दिया था, ट्रांसिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए 2 कंडीशन आएगी, भाई सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट यानी एक शब्द का, तो वो भी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। बहुत कम लोग जानते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट को, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है पढ़ करके और किनारे कर देते हैं, और पढ़ाने वाले भी ऐसा करते हैं। तो सुन लीजिए, अभी मैं उसको एग्जांपल दे करके प्रमाणित करूंगा कि भैया सिंगल ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो चलिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है सिंगल ऑब्जेक्ट, तो वो भी डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, और क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव नहीं होता है, बल्कि यह क्रिया के परिणाम यानी रिजल्ट का गेनर होता है, लाभार्थी यानी उसका लाभ प्राप्त करने वाला। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर ट्रांसिटिव वर्ब का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी सीधा रिजल्ट दिखेगा। और इनडायरेक्ट क्या होता है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब, दोनों में अंतर समझिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर क्रिया फंक्शन करना छोड़ दे, फंक्शन करना यानी कार्य करना छोड़ दे, तो कार्य ही रुक जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाला इफेक्ट ही थम जाएगा, रुक जाएगा, यानी आगे कोई कार्य नहीं हो सकता है, तो यहाँ दिखने लगेगा। हाँ, और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका जो भी इफेक्ट पड़ता है, जो भी इफेक्ट पड़ता है, जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको एक गेन करता है, लाभार्थी होता है। अगर इस तरह से पढ़ते हो आप, तो कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज्ड नहीं होगे। चलिए, तो पहली नजर में आपको क्या जानना है जी, ऑब्जेक्ट सिंगल होते हुए भी वो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट है तो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। ओके, या तो लिविंग अथवा नॉन लिविंग, यहाँ आप और लगा सकते हो। ओके, अब चलते हैं, यहाँ और लगा दो, ठीक, या यहाँ और लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दिया दोनों में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः लिविंग ही होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कभी कभी आपके समझ से वो नॉन लिविंग होगा, मेरे समझ से नहीं। ये आपको समझाने के लिए मैंने नॉन लिविंग लिख दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं दूंगा। परंतु वह चेंज होता है लिविंग में, कब, कैसे, उस चेंजेस इनटू, देखिए, नॉन लिविंग चेंजेस इनटू लिविंग आफ्टर पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण के बाद वह चेंज होता है, किसमें जी, लिविंग में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे। अब आगे आप चलते हैं, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यह सिंगल ऑब्जेक्ट में होकर के क्या हो, डबल ऑब्जेक्ट्स हो। तो डबल ऑब्जेक्ट्स है तो क्या होगा, अब मिटाना पड़ेगा मुझे। यानी स्ट्रक्चर 1 में ही चाहे आप सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो या डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं। क्या कर दिया भैया, डबल ऑब्जेक्ट्स लिख दिया। चलिए, लिख दिया। अब चलिए, अब डबल ऑब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया, तो डबल ऑब्जेक्ट लिख दिया भैया। तो ध्यान देने वाली बात यह है, 2 ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, एक इसमें से एक होगा क्या, डायरेक्ट, और एक होगा इनडायरेक्ट। तो ध्यान दीजिए, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक, एक होगा डायरेक्ट
और एक होगा इनडायरेक्ट। ठीक, दो स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आप इनडायरेक्ट को पहले लिखते हो, इनडायरेक्ट, ठीक है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, और बाद में क्या लिखते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो आ रहा है कि नहीं जी सर, ये बन रहा। ठीक, तो इसमें दो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ आ गई, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, यानी स्ट्रक्चर के भीतर स्ट्रक्चर। ओके, अब ये उल्टा अगर क्रम होता है, क्या होता है भैया, ये तो स्ट्रक्चर वन के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो। अगर उल्टा क्रम होगा, ये देखो, डायरेक्ट इधर ले जाओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर ले जाओ। तो क्या किया मैंने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर कर दिया, इधर कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किधर कर दिया, पहले कर दिया। अब इनडायरेक्ट को हम बाद में। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर डबल ऑब्जेक्ट्स है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, डायरेक्ट बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव इसी पर पड़ेगा, चाहे, ठीक ना, क्रिया का प्रभाव कहाँ नहीं, यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इधर कर रहे हो, डायरेक्ट यानी बाद वाले ऑब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, ध्यान देना। यदि इनडायरेक्ट इधर है और डायरेक्ट यहाँ है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ओके, यानी इफेक्ट किस पर, जो डायरेक्ट इफेक्ट है यहीं आएगा। कहाँ गया जी, डायरेक्ट इफेक्ट वहीं जाएगा। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट, ध्यान देना, डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जा रहा है, क्रिया का सीधा प्रभाव यही दिखेगा। ये तो इसका गेनर है। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा, तो क्या होता है, होता क्या है, अब यहां मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर मैं इनडायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, लिख दिया। ठीक, तो अगर ये पहले वाले पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, बाद वाले पर, इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे स्ट्रक्चर में ये डायरेक्ट यहाँ पर है यानी बाद में है, तो प्रभाव उसी पर पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, डायरेक्ट को मैंने पहले कर दिया और इनडायरेक्ट को बाद में कर दिया, तो जानते हो क्या होगा, अभी भी क्या है, क्रिया बाद वाले पर इफेक्ट डालने की कोशिश करेगी, यानी बाद वाला जो भी होगा, चाहे डायरेक्ट होगा चाहे इनडायरेक्ट। तो बाद में अगर डायरेक्ट है तो सही चीज है। अब यहाँ पर फिर ये इफेक्ट डालेगी, डायरेक्ट इफेक्ट, तो उस इफेक्ट को आपको रोकना पड़ेगा। सिस्टम यही है, पहले वाले नजदीक वाले पर नहीं। जैसे आप दो, ठीक है, दो दुश्मन है आपके पास, तो एक सबसे नजदीक होगा, सबसे नजदीक, तो उसे आप हाथ से मारोगे, दूर है तो हाथ से नहीं मार पा रहे तो कंकड़ से मारोगे, ठीक ना, कंकड़ से मारोगे, वही हाल है। तो ये निशाना जब लेता है, क्योंकि पास वाला पैर के नीचे, अब यहाँ से हम अगर खड़ा है तो यहाँ पर पैर के नीचे नहीं दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा, ठीक है ना भैया। तो पैर के नीचे कोई चीज है वो नहीं दिख रही है, सामने दिख रही है, तो क्रिया सामने वाले पर ही प्रभाव छोड़ती है, यानी दूर वाले पर। तो यहाँ क्या हुआ, दूर वाले पर छोड़ी प्रभाव, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ना चाहिए। ओके है स्ट्रक्चर। अब यहाँ से ये प्रभाव फोकस, आँख से आप देखते हो तो तिरछा जाता है ना, दूर ही जाता है, पास में नहीं। सीधा खड़ा होकर के देखोगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, सामने जाएगा, नीचे नहीं जाएगा आपका। बस वही एग्जाम्पल ले लेना। तो इसका सीधा इफेक्ट यहाँ जाने लगा, तो जाने लगा तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको रोक दो, इसको प्रीपोजिशन लगाकर रोक दो, ठीक है ना। अब जनरली यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगता है जानते हो क्या, टू ऑब्लिक फार लगता है। क्या लगता है, टू ऑब्लिक फार। तो ये इफेक्ट रुक गया,
क्या रहता है भैया, टू फार का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग को के अर्थ में और फार का प्रयोग के लिए अर्थ में। इसके अलावा देखो ये जनरली सामान्यतः में बता रहा, और भी प्रीपोजिशन है, वर्ग के चैप्टर में पढ़ाया हो, बहुत विधि विधान से पढ़ाया हो, तो वह कष्ट करिए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट मिल गया और ये हमारा सेकंड मिल गया, ठीक ना, करी उस पहले स्ट्रक्चर से, तो ये मिला, समझा भैया। इस तरह से अब एग्जाम्पल से ही इसको आप समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ का ध्यान दीजिएगा, जैसे सिंगल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल ऑब्जेक्ट हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मोस्टली वो लिविंग होता है, लेकिन कभी कभी नॉन लिविंग होता है। लेकिन नॉन लिविंग तो दिखता है आपको, लेकिन वास्तव में होता नहीं है, उसका पर्सनिफिकेशन होता है, वो भी लिविंग ही होता है। तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या दी, हिंदी से इंग्लिश में सिखा दे रहा हूं आपको। वह मेज को, देखिए वह मेज को धक्का दिया या मेज को धकेल दिया, मेज को क्या किया, धकेल दिया, ये है आपका सेंटेंस, ठीक। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो अब आप क्या करोगे, ही, ध्यान देना, पुश, पहली बात कि ये पुश है, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना या दबाना। तो पुश क्या होता है, ऑलरेडी ट्रांसिटिव वर्ब होता है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अगर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। मैं हिंदी से सीधे अंग्रेजी आपको सिखा देता हूँ, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो धक्का देगा तो बताइए, मेज अपने स्थान से हटेगा, मेज क्या होगा, अपने स्थान से हटेगा, यानी क्रिया का सीधा परिणाम, सीधा रिजल्ट दिखेगा, ओके। अब चलिए, यहाँ पर कोई गेनर नहीं है क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, द टेबल, बोलिए। तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगल है, क्रिया का यानी ढकेलने का काम मेज पर हो रहा है, यानी रिजल्ट किस पर दिख रहा है, मेज पर, टेबल पर, यानी आप पुश करोगे तो टेबल अपना स्थान छोड़ देगा, ओके, यानी सीधा रिजल्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट को ध्यान देना, सिंगल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे केवल आप ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखोगे, परंतु आपको समझना पड़ेगा कि वह डायरेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट है, लिविंग है अथवा नॉन लिविंग है। अगर इसको समझ नहीं पाओगे तो एक्टिव से पैसिव तो चेंज करोगे सेंटेंस, वहां पर बार बार गलती करोगे। तो अब ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या क्या भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल लिखोगे, लेकिन वास्तव में क्या भैया, अब इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कोड में देते हैं शॉर्ट में, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। बोलो लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो भैया नॉन लिविंग है, बोलिए प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया। अब चलिए हम कहते हैं कि वह, ठीक ना, वह बच्चे को धकेल दिया, वह बच्चे को धकेल दिया। आप बताइए, वह बच्चे को धकेल दिया, तो यहाँ पर तो भैया टेबल को ढकेला, ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर किसको ढकेल रहा है, अरे भाई बच्चे को, तो क्या हुआ बोलिए, ओके चलिए, रेट रेट आ गई कहाँ से भाई, उल्टी। हाँ, तो
वो क्या करेगा? अरे भाई ही पुश्ड, यहाँ देखिए ही पुश्ड द चाइल्ड, ही पुश्ड द चाइल्ड। ओके, तो ये जो चाइल्ड क्या है, अभी तो सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल ऑब्जेक्ट लिखो, नो प्रॉब्लम, लिखो ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को केवल ऑब्जेक्ट लिखो, लेकिन बोलो सीधा बच्चा, बच्चे को धकेला तो प्रभाव किस पर पड़ा? अरे बच्चा अपना स्थान छोड़ा। ओके, धक्का मार दोगे, कोई बड़ा आदमी बच्चे को ढकिया देगा तो गिर भी जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अब ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यह बोलो लिविंग है कि नॉन लिविंग? यहाँ का तो है नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ का भैया लिविंग। सिद्ध हुआ? क्या हुआ ये? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिविंग होता है। अब आगे हम एग्जाम्पल देते हैं, चलते हैं भाई। सिंगल ऑब्जेक्ट, अब सिंगल ऑब्जेक्ट का लिविंग भी हो रहा है, नॉन लिविंग भी हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट भी तो होगा। कैसे? चलते हैं, हम करें उसने कहीं वो, उसने मुझसे बोला, उसने कहीं मुझसे, उसने मुझसे बोला, उसने मुझसे बोला, ठीक ना भैया, उसने मुझसे बोला या वह मुझसे बोला, ठीक है। यहाँ पर वह बेटर रहेगा, ठीक, अच्छा लगेगा। चलिए, वह मुझसे बोला, वह मुझसे बोला। अरे क्या बोला? जो कुछ बोला वो अंडरस्टूड है, यानी जो कुछ बोला वो अंडरस्टूड है, और जो अंडरस्टूड है यानी छिपा हुआ है वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे बोला? कौन सुना? मैं सुना, तो मैं हो गया गेनर, मैं हो गया भैया गेनर। तो क्या हो जाएगा? ही, इसीलिए क्रिया सेड के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो वह प्रीपोजिशन वहां पर टू लगता है। कारण यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। उसने मुझसे बोला, अरे क्या बोला? नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन सुना तो मैं ही, नहीं सुनने वाला लाभार्थी तो मैं ही हूँ। तो बोलिए ये क्या हुआ? अगर हमने बताया ना बेबी, नीचे वाला स्ट्रक्चर डबल ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर जो दिया था, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया इनडायरेक्ट बाद में, तो प्रीपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग होगा। अब उसमें से डायरेक्ट को क्या करो? ड्रॉप कर दो, तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या हो गया भैया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो लिविंग है कि नॉन लिविंग? बोलो, तो ये है लिविंग, ठीक ना भैया, लिविंग। अब इसको समझो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे है? इसमें डायरेक्ट जोड़ दो, इसमें क्या करो जी? डायरेक्ट जोड़ दो। ही सेड समथिंग, ठीक है जी। पहले तो आपने कहा वह मुझसे बोला, अरे क्या बोला? कुछ बोला, ही सेड समथिंग टू मी। अब बोलो क्या हो गया? वह मुझसे कुछ बोला, वह मुझसे बोला या कहा, दोनों चलता है, ठीक ना। सेट का मतलब दोनों। वह मुझसे कुछ बोला, स्पोकन हिंदी, या कहा, ठीक है जी, कहा। अब यहाँ आप टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम टोल्ड का प्रयोग नहीं किए। टोल्ड करते तो प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको कहा के सेंस में ही लेते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। वह मुझसे कहा, क्या कहा? अंडरस्टूड। वह मुझसे कुछ कहा, वह मुझसे कुछ कहा भैया, वह मुझसे कुछ कहा, तो कुछ कहा। अरे जो
ऑब्जेक्ट हुआ, वह क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो डबल ऑब्जेक्ट का जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए आ रहा है, ठीक ना। अब ये इनडायरेक्ट क्या है भैया, लिविंग है, और ये क्या है भैया, नॉन लिविंग है। बोलिए है कि नहीं, नॉन लिविंग है, और क्या है जी, लिविंग है। तो मैंने क्या किया, इसी बात को यहाँ ला दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, हाइड कर दिया, ड्रॉप कर दिया, हाइड कर दिया, या अंडरस्टूड कर दिया, छिपा दिया, तो ये मिला। अब जब यहाँ आओगे तो जानते हो सीधा प्रभाव पड़ने लगेगा इस पर, तो ये प्रीपोजिशन सहित ही आएगा, ये इसीलिए लगा हुआ है, तो सेट के बाद लगेगा, ठीक ना। ओके, अब चलो एक चीज और, अगर इसी सेम सेंटेंस में अगर उसने मुझसे बोला, अगर हम यहाँ पर बोला शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्या जी, बोला, बोला, और यहाँ पर अगर हम टोल्ड शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्रिया टेल प्रीपोजिशन नहीं लेती है, ठीक ना भैया। लेकिन यहाँ पर जब टोल्ड करोगे, ध्यान देना, यहाँ पर टोल्ड करोगे तब तो फंसोगे, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पर करोगे तो समथिंग पहले आ रहा है, समथिंग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ पर टू लगेगा। लेकिन जैसे इसको हाइड करोगे तो फिर यहाँ आ जाओगे, तो ये टू हट जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं भाई, अब चलिए हम कहते हैं कि वह, ध्यान दीजिएगा, अब इंग्लिश टू इंग्लिश लेते हैं, हिंदी मौखिक देंगे नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हम कहते हैं कि ही, क्या जी, ही एड्रेस्ड, ध्यान दीजिएगा, ही एड्रेस्ड, क्या है, ही एड्रेस्ड हिज फ्रेंड्स, क्या हुआ, फ्रेंड्स। अब आपको बता ट्रांसलेशन क्या हुआ, वह अपने मित्रों को संबोधित किया, तो अपने मित्रों को संबोधित किया भैया, तो बोलो क्या संबोधित किया, क्या, सेठ वाले में तो समझी लगाया, यहाँ समझी कहोगे, हाँ, तो किसको, मित्रों को उसने संबोधित किया, क्या कहा आगे, माय डियर, क्या बोला जी, तो माय डियर का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, तो माय डियर का प्रयोग इन्हीं के लिए हो रहा है। बोलो सिंगल ऑब्जेक्ट होते हुए भी या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए एड्रेस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ओके, अब चलो लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये है भैया लिविंग, हम इस नाम से लिख देते हैं, ये है लिविंग। अब चलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम प्रेसिडेंट लिख देते हैं, क्या हो, क्या लिख देते हैं, प्रेसिडेंट लिख देते हैं। राष्ट्रपति ने संबोधित किया, राष्ट्रपति ने संबोधित किया किसको, सदन को, तो क्या जी, द प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट, क्या हुआ, पार्लियामेंट। ध्यान देना, राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित किया, तो सदन को संबोधित किया तो वो भी तो कहेगा, कुछ ना कुछ कहेंगे, क्या जी, ये जेंटलमैन कहेंगे, जैसे यहाँ टीयर कहा गया, तो ये हो जाएगा क्या जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि पहली नजर में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझते हो पार्लियामेंट, ये तो भैया ईंट पत्थर एक भवन है, क्या आप पहली नजर में क्या इसे समझ रहे हो, अरे नॉन लिविंग समझ रहे हो। लेकिन यहाँ बैठा क्या है, यहाँ पर बैठे हैं खाली एमपीज, कौन बैठे हैं, एमपी। संबोधन दीवार को नहीं किया जा रहा है, सदन के दीवार को नहीं, बल्कि एमपीज को किया जा रहा है। अतः यह
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलो यहाँ भी क्या हुआ, लिविंग। तो यहाँ का तो लिविंग था ही और यहाँ का भी लिविंग, तो देखने में लग रहा था कि ये नॉन लिविंग है। क्या हुआ, अरे पर्सनिफिकेशन हुआ। क्या हुआ, पर्सनिफिकेशन हुआ, यानी सदन में कौन बैठता है, पब्लिक बैठती है, हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, तो पर्सनिफिकेशन हो गया। इसलिए आपको ये नॉन लिविंग नजर आ रहा था ना, पार्लियामेंट वास्तव में नॉन लिविंग नहीं होता, लिविंग होता है। ओके, तो अब आगे भैया ये डबल ऑब्जेक्ट समझ गए आप, सिंगल ऑब्जेक्ट भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट में आप देखें, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया और इनडायरेक्ट, थोड़ा सा आपको पहचानना कठिन होगा। हम कहते हैं ही, ये देखिए ही लाफ, उसके बाद प्रीपोजिशन कब लगता है नहीं लगता है, वास्तव में आप फंस जाते हो। इसको बहुत सरल तरीके से समझो, हम कहते हैं ही लाफ्ड मी, है ही लाफ्ड मी, कहना चाहते हैं वो मेरे पर हंसा, लेकिन यहाँ पर कोई मेरे पर हंसा यानी मेरा मजाक उड़ाया, यानी मेरे ऊपर मजाक किया, अर्थात मेरे ऊपर भद्दी हंसी हंसा, भद्दी हंसी, फुवन हंसी हंसा, वो चीज तो यहाँ गायब है। और अगर यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो ये सीधे उड़ा देगा, यानी मुझे ही हंस देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे, बोलो भद्दी हंसी हंसा, तो भद्दी हंसी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ भैया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ क्या किए, प्रीपोजिशन लगा करके, जब भी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं और डायरेक्ट को अंडरस्टूड किया जाता है, तो क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगता है, और इसमें खास क्रियाएं कुछ हैं, जैसे राइट है, वेट है, लाफ है, ठीक ना भैया, और स्पीक है और से है, जरूर लगता है, टेल के साथ नहीं लगता है, ठीक ना, शेड के साथ एग्जांपल दिया है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट है, बोलो लिविंग है कि ना लिविंग, तो ये हमने शुरू में ही बता दिया कि डायरेक्ट, अब कुल मिला के फाइनल रिजल्ट क्या आया, इनडायरेक्ट है तो लिविंग ही है, भले ही वो पर्सनिफिकेशन के बाद है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या है, लिविंग ही रहेगा। चलो भैया, तो लिविंग है। अब यहाँ क्या छूटा है, एट, समझे भैया। अब चलिए हम कहते हैं ही रोट, सिंगल ऑब्जेक्ट, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ओके सही है, उसने एक पत्र लिखा, तो बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। अब हम आगे का लिखना चाहते हैं, कहा जी ही रोट अ लेटर, हाँ इसको टू हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र को पत्र लिखा। तो लिखने का काम देखो, लिखना बंद, तो लेटर का लिखा जाना बंद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक। जब भी इधर जाएगा टू या फार का प्रयोग होगा, इसमें फार भी लग सकता था, ठीक है ना, के लिए लिखा चलेगा। अब इसमें से जानते हो, अगर इसको उल्टा लिखते हो और करके, ही रोट, ठीक ना, ही, तो आप यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, क्या, ही रोट हिज फ्रेंड, हाँ भैया, फ्रेंड अ लेटर, तब आप प्रीपोजिशन यहाँ नहीं लगाएंगे,
ओके, नहीं लगाएंगे। लेकिन दोनों ही सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस में अगर ये लेटर को ड्रॉप कर रहे हो, यहां से इसको ड्रॉप कर दो, यहां से इसको ड्रॉप कर दो, तब क्या होगा? जैसे ड्रॉप करोगे तो देखो भैया, आगे हम बता रहे हैं, जैसे तुम ड्राफ्ट करोगे तो अगला जो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? इसको अगर तुम ड्राफ्ट करते हो, ठीक ना, इसको ड्राफ्ट करते हो तो क्या हुआ? ही रोट, ठीक ना, ही रोट टू हिज फ्रेंड मिला। क्या मिला जी? फ्रेंड मिला। मिला ना? वाक्य सही है। और इसमें से ड्राफ्ट करते हो तो क्या मिलेगा? ये देखो, he wrote his brother, his friend, क्या हो जाएगा? his friend। तो ठीक ना जी, सेंटेंस गलत है। क्यों? जानते हो क्यों? ये टू लगा है, अभी भी वो लेटर ही लिखा, लेटर को हमने ड्राफ्ट किया, कभी भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन जैसे तुमने ड्राफ्ट किया और टू हटा दिया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, यानी लिखने का काम इस पर होने लगेगा, इस पर होने लगेगा, यानी मित्र को ही लिख दिया। किसको लिख दिया जी? मित्र को ही लिख दिया। अरे लिखेगा लेटर तो सेंटेंस हो गया ना। तो क्या करेंगे भाई? ये तो प्रेडिकेट का चैप्टर है यार, कुछ नहीं। वर्ब अगर पढ़ लेते हो ना, वर्ब का चैप्टर तो कुछ है नहीं, ठीक। इसके लिए थोड़ा सा वर्ब का चैप्टर आप पढ़ लीजिए तो आप समझ गए होंगे। सिंगल भी ऑब्जेक्ट दिया और डबल भी ऑब्जेक्ट दिया। तो एग्जाम्पल तो देते रहेंगे, समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। अब अगले क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट के बाद ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट आएगा। फिर क्या आएगा जी? ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आएगा। यानी 1 बाय 1 कुल 7 रूल में बना करके और प्रमाणित कर दूंगा। क्या जी? दुनिया की कोई भी भाषा हो, इन्हीं 7 स्ट्रक्चर में होती है। अब बनाना चाहे तो डबल ऑब्जेक्ट के साथ भी स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ा सकते हैं। देखिए जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है। तो अगले क्लास तक के लिए क्या है जी? कहाँ है? अरे भाई खाते रहिए, खूब दूध पीते रहिए, मन लगा के पढ़िए। अगली क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।